यहाँ पर लिखो 300 MOS पर लीटर के L पर L लिखो। MOS इसको क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। M मतलब मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ऑस्मोलैरिटी की यूनिट है यहाँ पर। ऑस्मोलैरिटी कितनी है, ऑस्मोलैरिटी इंडायरेक्टली समझ लो कंसंट्रेशन की बात होती है हमारी, कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। 1 लीटर में कितने हैं करके वो बता रहे हैं यहाँ पर मिली ऑस्मोल कितने हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। ऑस्मोलैरिटी के क्या है एक यूनिट। 300 लिखा, इस वाले में लिखो 600। ये कुछ वैल्यूज है जो याद ही रखनी पड़ेगी। ये वाली याद रखनी है, दूसरी वाली याद रखने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहां लिखो 900 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, और एकदम एंड की तरफ को लिखो 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। ठीक हो गया, वेरी गुड। चलो अब एक काम करो, तुम्हारी जो एनसीईआरटी है या फिर जो बुक है ना, उसमें देखो एक जगह तो नेफ्रॉन बनाया है, नेफ्रॉन वाला निकाल लिया वापस से। हाँ, एक जगह नेफ्रॉन बनाया है, एक जगह अलग से वासा रेक्टा बनाई है। ऐसे में क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, दिक्कत भरा काम हो जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों को ओवरलैप करके बना रहे हैं। बात सेम ही है, एनसीईआरटी ने नेफ्रॉन अलग बनाया है, वासा रेक्टा अलग बनाया है, हम अगल बगल बना रहे हैं ताकि हम कॉन्सेप्ट अच्छे समझ सकें। और होता है ऐसे ही है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर एक और ऐसे वेसल बनाएंगे हम। ये क्या है, ये इफरेंट आर्टेरियोल से जो कैपिलरीज बनी हुई है ना वासा रेक्टा बनाने के लिए, पेरिटिकुलर कैपिलरीज। पेरिटिकुलर कैपिलरीज का जो पार्ट हेनल्स लूप के चारों तरफ होता है, कब, अगर हेनल्स लूप क्या हो, बहुत ही ज्यादा लंबा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं। तो इसी के चारों तरफ, इसको इसके बगल बगल समझना, ठीक है। मैंने इसके नीचे डाला है, इसके नीचे डाला, इसका मतलब ये नहीं कि इसके नीचे है, वो बगल बगल है, लेकिन अगर ओवरलैप करूंगा तो फिर कैसे समझ पाएंगे, ठीक है। आगे पीछे या अगल बगल में, 3D में, आप 2D में तो हम उतना नहीं बना सकते ना जितना 3D में होगा, तो हम 2D के हिसाब से ही बना रहे हैं। इसको भी उतनी मोटी बनाना ताकि तुम 200 300 लिख सको अच्छे। ये मेरे इसमें नीचे में जगह थोड़ी कम हो गई है, तो हम अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा सिकुड़ा देती हूँ, तुम लोगों के उसमें नीचे को जगह होगी तो नीचे को अच्छे से बनाना लंबा। ये रेड वाली वासा रेक्टा है, यानी कि ब्लड वेसल है, इसीलिए रेड बना रहे हैं ताकि हम समझते समय कंफ्यूज ना हो कि क्या है। ठीक, यहाँ ये किस में ऊपर होगी, रीनल वेन में ओपन होगी। पहले तो वेन्यूज बनेंगी फिर वेन बनेगी, रीनल वेन में ओपन, ठीक है। ये कहां से आई है, ये आई है इफरेंट आर्टेरियोल से, जाएगी कहां, रीनल वेन की तरफ जाएगी, ठीक। ये क्या है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये पार्ट क्या है, बताओ, नाम बताओ। बोमन्स कैप्सूल, जोर से बोलो, बोमन्स कैप्सूल। इस भाई का नाम क्या है, PCT, नेक नहीं पर ये इतना सा पार्ट है, नेक बस छोटा सा करना, PCT, ठीक है। ये वाला भाई साहब कौन है, हेनल्स लूप, अंदर साइड बना दे रही हूँ, हेनल्स लूप। ये भाई साहब कौन है, DCT, वेरी गुड, DCT। और इनका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। डिलीट मार कर रहते हैं, अब तो 5 बजे छुट्टी कैंसिल, सारे मेरे को पता, मेरे को तो आ रहे हैं बहुत इजी है, बस थोड़ा कितना ठीक हो गया, कितना समझ में आ रहा है। अब तुम्हें 2 बातें याद होंगी। 2 बातें कौन सी याद है, एक बात तो ये याद है कि ये वाली लिम्ब का नाम क्या है,
डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इस वाली का नाम क्या है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये जो हमारी ट्यूब है इसका नाम क्या है? वासा रेक्टा। अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म है तो कुछ चीज अचीव करने के लिए क्या होगा ना? मैकेनिज्म मतलब काम, प्रोसेस। अब मैकेनिज्म है तो कोई चीज तो अचीव करने के लिए हम इसको करवा रहे होंगे। हम क्या चीज अचीव करने के लिए इसको करवा रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा यूरिन फिल्टर होकर के आया है, देखो यहाँ हमारे पास में क्या था? ब्लड था, ठीक है। ब्लड से ही सारी चीजें फिल्टर आउट होकर के कहाँ आई है? बोमन्स कैप्सूल में आई है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ब्लड का कंसंट्रेशन होता होगा वही फिल्ट्रेट का भी कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि ब्लड वाली ही चीजें कहाँ भी आई हैं? फिल्ट्रेट में भी आई हैं। यानी कि यहाँ पर ब्लड का कंसंट्रेशन मैं मान रही हूँ 300 मिलीऑस्मोल है, ठीक। तो यानी कि वो जो बाहर से आ रहा है वैसा रेक्टा से जो ये एफरेंट आर्टेरियल घूम करके वहां से आ रही है ना, उसका भी कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है? हम कुछ बहुत ज्यादा सॉल्ट यहाँ भेज देते हैं, बहुत ज्यादा आयंस कहाँ आ गए हैं? बोमन्स कैप्सूल में फिल्टर होकर के आ गए। इसीलिए इफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड का कंसंट्रेशन हल्का सा घट गया है। कंसंट्रेशन क्या हो गया? थोड़ा सा घट गया है, जिसकी वजह से इफरेंट आर्टेरियोल में जो कंसंट्रेशन है वो हो गया है 200 मिलीऑस्मोल्स। मैं खाली 200 लिख रही हूँ, मिलीऑस्मोल्स है वहां पर, ठीक है। वैसे तो कितना होता है नॉर्मली ब्लड का? कितना होता है? 300 होता है। लेकिन यहाँ फिल्टर होने की वजह से सॉल्यूट बहुत सारे कहाँ आ गए? बोमन्स कैप्सूल में आ गए। बोमन्स कैप्सूल के फ्लूइड का तो वही रहेगा कंसंट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर तो मटेरियल वही है। लेकिन यहाँ वाले ब्लड में से कुछ चीजें हट गई ना, चीजें हट गई तो कंसंट्रेशन पे हल्का सा क्या हो गया? डाउन हो गया। तो 300 के बदले क्या है? हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन अभी अप्रोक्सीमेटली कितना है? 200 मिलीऑस्मोल, ठीक है। लेकिन यहाँ से जो फिल्टर होकर क्या है इसका तो कितना ही है? इसका तो 300 ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ से फिल्टर होकर क्या आया? ये 300 था तो ये भी 300 ही है। सेम चीजें फिल्टर हुई है, बस सॉल्ट थोड़ा ज्यादा आ गया है, ब्लड में से थोड़ा सॉल्ट घट गया, इसलिए ब्लड का कंसंट्रेशन हल्का सा क्या हो गया है? डाउन हो गया। अब ध्यान दो, मैंने बोला था पीसीटी में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। मुझे बताओ क्या पीसीटी में आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है कि नहीं होता है? पीसीटी में इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी कितने परसेंट? 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है 70 to 80%, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं बोलूं कि इस कमरे में कंसंट्रेशन है 10, ऐसे नंबर मान लेते हैं, यूनिट तो कुछ भी मान लो, मोल पर लीटर मान लो, मोलरिटी मान लो, नॉर्मलिटी मान लो, मन मर्जी है, बहुत कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। मैं बोल रही हूँ इस कमरे में 10 है कंसंट्रेशन। यहाँ पर हम बॉयज और गर्ल्स के कंपैरिजन में देखते हैं कि 10 बॉयज है तो 10 ही गर्ल्स है, कंसंट्रेशन कितना है? 10 है। अगर मैं ऐसे 5 लड़की भी हटा दूं, 5 लड़कियां भी हटा दूं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? फिर से बराबर ही तो रहेगा ना। मैं क्या बोल रही हूँ कि कंसंट्रेशन बदला कि नहीं बदला, यानी कि उन दोनों का रेशियो बदला कि नहीं बदला। कंसंट्रेशन मतलब क्या है? सॉल्यूट और वाटर का रेशियो, वही तो है कंसंट्रेशन। कि 1 लीटर सॉल्वेंट में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, ये तो हम बोलते हैं ना कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर रेशियो बन रहा है किसका? सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। मैं बोल रही हूँ जितना मैंने सॉल्यूट निकाला उतना ही मैंने सॉल्वेंट भी निकाला, तो क्या कंसंट्रेशन बदलने वाला है? नहीं बदलेगा ना। मैंने थोड़ा बहुत सॉल्ट वगैरह भी निकाला तो उतना ही बराबर में वाटर भी निकाल दिया, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है, यानी कि ये 300 से अभी भी कितना रहेगा? 300। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हुआ है 70 to 80%, समझ रहे हो? 180 लीटर का 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन ये हो गया पीसीटी में, सबकी पीसीटी में, एक ही की नहीं, सबकी पीसीटी में कलेक्टिवली हम बोलते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में, दूसरी किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, 2 मिलियन नेफ्रॉन मिला करके 180 लीटर बना रहे हैं, एक ही नहीं, 2 मिलियन नेफ्रॉन मिला करके 180 लीटर बना रहे हैं फिल्टर रेट एक दिन में। उसमें से 70 to 80% यही रीअब्जॉर्ब हो गया, सॉल्ट्स भी और वाटर भी, साथ साथ जो न्यूट्रिएंट वगैरह थे वो तो गए ही गए। तो यहाँ पर 300, यहाँ पर भी क्या रहेगा? 300 ही रहेगा, कंसंट्रेशन में चेंज होने वाला नहीं है। अब हम कहाँ आ गए? अब हम आ गए डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पर देखना, ये पूरी मैकेनिज्म है यूरिन के कंसंट्रेशन की, ये पूरी मैकेनिज्म है काहे की? यूरिन के कंसंट्रेशन की। क्यों?
क्योंकि यहाँ जो फिल्टर होके आया है ये 300 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर, लेकिन यहाँ से जो निकलेगा ना बाहर ये होगा 1200 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। समझ में आ रहा है? आया 300 गया 1200, तो हमने 4 गुना कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इसके 4 टाइम्स 4 टाइम्स कर दिया ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की मैकेनिज्म है, यूरिन को गाढ़ा करना है। अब ये मैकेनिज्म जितनी अच्छे से चलेगी, ये मैकेनिज्म ज्यादातर रिवॉल्व करके, देखो पीसीटी में तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, जितना है उतना ही है। डीसीटी में बहुत ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होता नहीं, क्योंकि हमें पता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, जब जरूरत होगी तब होगा, जब जरूरत नहीं होगी तब नहीं होगा। मेन रोल कौन कर रहा है? हेनल्स लूप कर रहा है, यानी कि हेनल्स लूप जितना लंबा होगा कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा यूरिन का, और हेनल्स लूप जितना छोटा होगा कंसंट्रेशन यूरिन का उतना ही कम हो जाएगा, यानी कि पतला हो जाएगा। अगर हेनल्स लूप लंबा है तो यूरिन भी क्या होगा? कंसंट्रेटेड, यानी कि गाढ़ा, और अगर हेनल्स लूप छोटा है तो यूरिन भी क्या होगा? डाइल्यूटेड, यानी कि पतला। अब हेनल्स लूप लंबा है तो एवरेज मैं बोल रही हूँ यहाँ तक हो सकता है, इससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलता है, ठीक है। इससे ज्यादा तो जनरली नहीं करता है यूरिन कंसंट्रेशन, लेकिन इससे कम जरूर हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कैसी है बॉडी के अंदर, ठीक है। ब्लड ज्यादा चाहिए होगा, वाटर ज्यादा चाहिए होगा तो वाटर के साथ सॉल्ट भी रैंक हो सकता है, ये थोड़ा बढ़े या थोड़ा घटे। सेम टू सेम अगर वाटर कम चाहिए होगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर भी क्या है हमारा, हमने इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाना है? यूरिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अब इसका नाम काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों रखा है? देखो पहली बात तो ये जो दोनों अगल बगल के इनमें देखो उल्टा जा रहा है, काउंटर करंट मतलब उल्टा पुल्टा, उल्टा फ्लो। जैसे मैं बोलूं आधे लोग इस लाइन से आएंगे और आधे लोग इस लाइन से जाएंगे, तो ये काउंटर, काउंटर मतलब उल्टा, करंट मतलब फ्लो, उल्टा फ्लो, ऑपोजिट फ्लो। तो एक में फ्लो नीचे को हो रहा है, दूसरे में फ्लो का हो रहा है ऊपर को। अब मुझे बताओ इफरेंट आर्टरियोल से तो ब्लड आएगा, यानी कि यहाँ भी फ्लो कहाँ है? नीचे की ओर को, ये यहाँ आते जाएगा, और यहाँ पर फ्लो क्या है? ऊपर की ओर। अब देखो इन दोनों में भी उल्टा है ना, और इन दोनों में भी क्या है? उल्टा है। इसीलिए भी हम इसको क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। सारी के सारे एक दूसरे के उल्टे पुल्टे फ्लो करती है, चारों के चारों में इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये। वैसे तो हम इन दोनों के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन सभी उल्टे उल्टे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्यों है? समझ में आ रहा है क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर वाटर का जो हम रीअब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वो ना हो पाएगा हमसे। अरे बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ से मुझे बताओ कि ये क्या है हमारा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मोलैरिटी या ऑस्मोलैरिटी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब वो नेफ्रॉन के टिश्यू है ना, नेफ्रॉन के आसपास सेल भी तो है, सेल के बीच में फ्लूइड भी होगा, और फ्लूइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही बोलेंगे। अब क्योंकि मेडुला का, इसलिए हम मेडुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोल देते हैं, लेकिन है क्या एक्चुअल में? इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही तो है ना, मेडुला का है करके बोलते रहे मेडुलर इंटरस्टिशियल, ताकि हम जगह लोकेशन एकदम फिक्स कर सके, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का ऑस्मोलैरिटी, यानी कि जहां नेफ्रॉन है उसके आसपास जो लिक्विड, नेफ्रॉन के अंदर नहीं बोल रही हूं मैं, नेफ्रॉन और ब्लड वेसल के आसपास भी तो लिक्विड होता होगा ना। जैसे एक समंदर है, मान लो समंदर से मैंने 2 पाइप डाल दिया, पाइप के अंदर फ्लूइड है, इसका मतलब थोड़ी कि पाइप के बाहर नहीं है, पाइप के बाहर भी तो फ्लूइड है। उसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि टिश्यू फ्लूइड, सेल्स के बीच का फ्लूइड, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कंसंट्रेशन है ये, और ये होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ है 300 कंसंट्रेशन, 300 से नीचे आए। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अगर 300 ही कंसंट्रेशन है तो यहाँ कंसंट्रेशन कम, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा, तो वाटर निकल जाएगा बाहर। और हमें पता है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सिर्फ क्या बाहर निकल सकता है? वाटर बाहर निकल सकता है। तो यहाँ से क्या बाहर निकल गया? वाटर बाहर निकल गया। सब जगह क्या बाहर निकल रहा है? वाटर बाहर निकल रहा है। अभी तुम इसको छोड़ देना 1 मिनट के लिए, पहले इसको समझ लो, ये तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है, इसको समझ लो बस। हमें असेंडिंग लिम्ब का पता है कि असेंडिंग लिम्ब से कौन बाहर जाता है? सॉल्ट बाहर जाता है। तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा? NaCl बाहर निकलेगा। काश मेरे पास अभी ग्रीन मार्कर होता, NaCl बाहर निकलेगा, ठीक है।
आधा शीट नहीं तो सॉल्यूशन क्या दिखाना का के तुम एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े रहते हो मुझे बताओ तो अपना अपना पढ़ा करो। ये मेरा खुद ही वो अपने आप प्रधान शीट से उसी को नहीं आएगा उसी की नहीं आएगी कस्टमर मार्क्स। मैंने सारे सॉल्यूशन वही तो आपको क्या होता है वैसे भी मैंने पीछे सॉल्यूशन सेम गोस फॉर यू। हां तू भी यही करता है। अभी नहीं करता इसका मतलब ये नहीं कि तू बड़ा अच्छा है। वो चिंगा कब बताना है जो फिर मैंने कुछ कहा तो कुछ चिंगम के बारे में नहीं आप काम चलेगा तो चलेगा क्या कर सकते तुम्हारे लड़के तो गाय हैं गाय। काम कर लो। मैं कहीं नहीं मेरे को आई नहीं है दूसरा ही क्यों रहा है बड़ा मुश्किल है। ये तो सब एक क्वेश्चन काटना पड़ेगा करके तुम्हारे नीचे देखना एक क्वेश्चन गलत हुआ इससे उसका सॉल्यूशन नहीं किया कि कह रहे मेरे को काटना अच्छा लगता तुम्हारा फर्स्ट में करके लग गया उसको तो काटना ही पड़ेगा फिर चेक करने वाला तो उसमें मार्क्स देगा गलत वाले में। बाद में क्या हुआ थोड़ी काउंट होता है। पहले क्या करना होता है उसको काट दो। चलो अब यहाँ देखो ज्यादा काटने की जरूरत नहीं खाली एक ऐसे क्रॉस लगा हो जाएगा काम। हाँ। तो यहाँ से क्या बाहर आ रहा है हमारा सॉल्ट बाहर आ रहा है यानी कि NaCl बाहर आ रहा है। ये वाटर के लिए क्या है इम्परमिएबल है सिर्फ सॉल्ट के लिए परमिएबल है। अब यहाँ से सुनना यहाँ बाहर पे क्या है देखो कंसंट्रेशन 200 है। ये नीचे की तरफ को आ रहा है। नीचे पे देखो बाहर पे कंसंट्रेशन हाई है। बाहर पे कंसंट्रेशन हाई है तो यहाँ से क्या होगा अंदर की तरफ को क्या होगा फ्लो होगा। किसका अंदर की तरफ को फ्लो होगा सॉल्ट्स का अंदर की तरफ को फ्लो होगा ताकि कंसंट्रेशन को हम बढ़ा सकें। क्योंकि यहाँ देखो अभी अभी सॉल्ट आया बाहर तो यानी कि इस वाली लोकेशन में सॉल्ट तो खूब है तो ये सारा का सारा सॉल्ट कहाँ आ जाएगा ब्लड में आ जाएगा। सॉल्ट कहाँ आ जाएगा ब्लड में आ जाएगा। मुझे देखो यहाँ से शुरू होगा सॉल्ट आना तो यहाँ से धीरे धीरे बढ़े। अब तुम आज तुम्हारी अपनी मर्जी तुम क्या क्या लिखते हो। हाँ तुम चाहो बुक का वाला डाटा लिखो 2 4 6 अपनी मर्जी से लिख सकते हो। नीचे की तरफ को जाएंगे धीरे 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 इसका कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा क्योंकि धीरे धीरे सॉल्ट ऐड होता रहेगा। तो 200 से क्या हो गया 300 हो गया 300 से क्या हो गया 400 हो गया 300 से हो गया 400 400 से क्या हो गया 600 600 से क्या हो गया 900 900 से क्या हो गया 1000 और लास्ट पहुंचते पहुंचते हो गया 1200 1200 पे क्यों रुक गया क्योंकि यहाँ पर देखो बाहर का भी 1200 ही है। बाहर का भी 1200 अंदर का भी 1200 अब क्यों होगा भाई चेंज। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस चल रही है ना कंसंट्रेशन बराबर हो गया तो अब क्या होगा अब तो नहीं होने वाला। इसका मतलब इतना ही जाएगा मैक्सिमम कहां तक जाएगा 1200 तक जाएगा। समझ में आ रहा है वो क्या रहा है यहाँ से जो सॉल्ट निकल रहा है। अब इसको कैसे बोलेंगे देखो इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। क्या बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। ये क्या है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सॉल्ट निकलेगा जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा क्या कर लेगा इनटेक कर लेगा एब्सॉर्ब कर लेगा। तो असेंडिंग लिम्ब से सॉल्ट कहाँ चले गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से कहाँ चलेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा। याद रहेगा एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लैंग्वेज तुम्हें हल्की सी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन समझने की कोशिश करना है कि हो क्या रहा है। नीचे की तरफ को आ रहा है यहाँ बाहर कंसंट्रेशन हाई है डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता बेटा डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ से पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वेसल के अंदर जाएगा। ठीक है अब अगर कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा तो ऑब्वियसली मटेरियल भी अंदर आएगा ना। ठीक है तो यहाँ से कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए सॉल्ट अंदर आया जा रहा है। देखो अंदर आना जरूरी क्यों है अगर यहाँ से सॉल्ट बाहर आ रहा है और ये किसी ने नहीं उठाया इसको तो वहां का कंसंट्रेशन भी बढ़ता रहेगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सॉल्ट जमा होता रहेगा मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन क्या होता रहेगा बढ़ता रहेगा। कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा तो यहाँ से वाटर का आउटफ्लो भी बढ़ता रहेगा। समझ में आ रहा है इसलिए हमने इसको बैलेंस करके चलना ज्यादा भी होना चाहिए कम भी होना चाहिए। उसके 900 होने से फायदा ये हुआ है कि उसको मेंटेन करने के लिए सॉल्ट पकड़ फटाफट पकड़ रहा है ये मेंटेन रहना चाहिए बाहर वाला। ये डिस्टर्ब होगा तो पूरी पूरी मैकेनिज्म पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन सारी मैकेनिज्म क्या हो जाएंगी डिस्टर्ब हो जाएंगी। उसको बैलेंस करना है उसको बैलेंस करने के लिए जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से ब्लड आया ब्लड के साथ साथ इसके अंदर क्या भी आता गया सॉल्ट भी आता गया। इसको ऐसे समझो ना कि यहाँ से यूरिन लगातार जा रहा है ऐसा नहीं कि एक बार आया और हो गया काम खत्म लगातार जाए जा रहा है। यानी कि जब यहाँ पर फिल्टर रेट है तो यहाँ पर भी फिल्टर रेट है। ऐसा नहीं कि फिल्टर रेट यहाँ पहुंच गया तो यहाँ कुछ भी नहीं है कंटिन्यू है वो नदी जैसे समझो तुम नदी में एक जगह से पानी निकाल देते हो इसका मतलब थोड़ी कि पीछे से पानी आना बंद हो जा रहा है। यहाँ पर जो फिल्टर घूम रहा है वो कंटिन्यू घूम रहा है। ऐसा मत समझना कि मैम
NaCl तो पहले यहाँ से निकला था तो यहाँ से रीअब्सॉर्ब क्यों हो रहा है, उसका नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू है। जब यहाँ से आ रहा है तो तब यहाँ से ब्लड ये भी कंटिन्यू आ रहा है, ये भी कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। तुमने ये नहीं देखना है कि वहां से कौन कब आ रहा है, यहाँ से कौन कब आ रहा है, वो नहीं देखना है। अगर तुम सेम समय वाला देखोगे, यहाँ का फिल्टर रेट और वहां का फिल्टर रेट बराबर में होगा, तो जब वो वाला तुम देख रहे हो वो यहाँ पर पहुंचा होगा तो ये भी यहीं पर पहुंचा होगा, कहाँ से होगा, समझ में आ रहा है। इसको ऐसे मत समझो, इसको ऐसे समझो कि नेफ्रॉन के अंदर भी लगातार जा रहा है, वैसा रेक्टा के अंदर भी लगातार ब्लड फ्लो हो रहा है। ये कंपेयर मत करो कि यहाँ पहले आया यहाँ बाद में आया, कैसे होगा, ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्ट लगातार बाहर आया जा रहा है, तो यहाँ से ब्लड में भी क्या होता जाएगा, एब्जॉर्ब, ताकि वो कंसंट्रेशन चेंज ना हो, उसमें गड़बड़ी ना है। अब जैसे नीचे को जाता गया तो इसमें क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गया, 1200 में पहुंचा, कंसंट्रेशन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले असेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब और वैसा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब। अब देखो यहाँ से लगातार ब्लड आ रहा है, वाटर आ रहा है, क्योंकि वाटर के लिए परमेबल है ये वॉल। अगर वाटर यहाँ आते रहेगा और कहीं कोई रीअब्सॉर्ब नहीं करेगा तो इसका कंसंट्रेशन घट जाएगा। हम ये भी नहीं कर सकते कि इसका कंसंट्रेशन घटे, तो होगा क्या, यहाँ से कंटिन्यू वाटर आएगा। अब देखो यहाँ वाटर है, बाहर यहाँ वाटर होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन की अमाउंट क्या होगी, ये 1200 यहाँ पर पे, हाँ एकदम लोएस्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर ये नेफ्रॉन के बगल में बनाया था मैंने, नेफ्रॉन के बगल वाले, इसमें भी तुम ऐसे ही वैल्यूज लिखोगे, हाँ सेम टू सेम वैल्यूज इसमें भी डालोगे। यहाँ पर पे क्या हो रहा होगा, अभी इसमें मैं दोबारा से बताऊंगी, मैं पहले इसमें सुन लो कैसा हो रहा है। तो यहाँ से ये ब्लड गया है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ देखो यहाँ पर वाटर निकलते जा रहा है, तो यहाँ वाटर क्या है, हाई है, यहाँ पर पे 1200 कंसंट्रेशन है, इससे ऊपर तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना। मैंने 1200 के बाद 900 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर 1100 या 1000 नहीं है, सब है। मैंने ये लिखा ताकि बीच में इतना सारा ना लिखना पड़े मुझे, इसका मतलब ये नहीं कि 1200 से जंप कर रहा है सीधे 900 में, ये नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे घटता रहता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो जाएंगे तो घटेगा, नीचे की तरफ आएंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यहाँ पर से जैसे ही ब्लड ऊपर की तरफ को जाएगा, बाहर का कंसंट्रेशन देखो कम है, बाहर का मैं मान लेती हूँ 1100 है, इस वाले ब्लड का जो यहाँ से आया ये कौन सा है, अभी 1200 है, कंसंट्रेशन कम कंसंट्रेशन ज्यादा, और बाहर तो वाटर आ ही रहा है, तो बाहर से फटाफट क्या अंदर आता रहेगा, वाटर अंदर आता रहेगा, बाहर से अंदर क्या आता रहेगा, वाटर अंदर आता रहेगा, ठीक है। अब जैसे वाटर अंदर आता रहेगा तो क्या इसका कंसंट्रेशन घटेगा, नहीं घटेगा, इसका कंसंट्रेशन घटेगा ना। अब क्या हो जाएगा, 1200 से 900 लिख लो, बुक का जगह लिख रही हूँ मैं, 900 600 400 फिर 300, हाँ 300 400 थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, 400 300 फिर 300 ऊपर को, क्योंकि ऊपर नहीं आती 300 थी, यहाँ 300 समझ में आ रहा है। वैल्यूज तुम अपने हिसाब से लिख लो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही कहानी। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वाटर अंदर आए जा रहा है, इसलिए कंसंट्रेशन भी क्या हो रहा है, ब्लड का नॉर्मल पहुंचाना है हमने, देखो 300 तक पहुंचाना है, क्योंकि जब बाहर निकलेगा तो 300 पे निकलना चाहिए ना बाहर। ब्लड वेसल तो यहीं से बाहर जाती है, कॉर्टेक्स से ही जाती है इकट्ठा होकर के, मेडुलरी पिरामिड के अंदर थोड़ी आती है, मेडुलरी पिरामिड के अंदर है कंसंट्रेशन में इतना हेर फेर, मेडुलरी पिरामिड के बाहर तो कंसंट्रेशन नॉर्मली है 300 ही है, वहाँ 300 होगा तो ब्लड वेसल के अंदर भी तो 300 ही होना चाहिए, वरना वाटर तो अंदर बाहर ही करने में रह जाएगा। इसीलिए यहाँ ऊपर सारा क्या है 300, ठीक है। क्यों हो गया 300, क्योंकि वाटर आ गया। क्यों आया वाटर, क्योंकि सॉल्ट आया था, पहले सॉल्ट आया था तो कंसंट्रेशन बढ़ा था, और वैसे भी सिंपल फिनोमेना है, जहाँ जहाँ सॉल्ट वहाँ वाटर, ताकि कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब जो यहाँ से इतना सारा सॉल्ट आया है ना, इतना सारा सॉल्ट ऐड होकर क्या है, उसमें से कुछ बहुत सॉल्ट यहाँ से बाहर भी निकलता है, कुछ बहुत, जितने की रिक्वायरमेंट होगी इसको बना के रखने के लिए। यहाँ पर हमने इसको भी तो बना करके रखना है ना, इस कंसंट्रेशन को भी बना करके रखना है, इसलिए कुछ बहुत सॉल्ट यहाँ से बाहर भी निकलता है, ऐसा सारा का सारा नहीं होता, कुछ बॉल यहाँ छोड़ भी चल जाता है। तो बुक में तुम्हारी लिखा है कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सॉल्ट आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा, जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ वैसा रेक्टा से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चल जाता है। समझ में आई पूरी लाइन, याद रहेगी। अब ये तो बात हो गई इसके बारे में, अब इसके बारे में सुनो, यहाँ पर ये 300 है कंसंट्रेशन, अगर इससे वाटर निकलता जाएगा तो क्या इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन भी तो बढ़ेगा ना, 400 500 चलो 600 लिख लो, 600 800 900 फिर होते होते कहाँ पहुंच जाएगा 1200 1200 दोनों बराबर बराबर, ठीक है। लोअर मोस्ट में क्या होगा, बराबर बराबर, तीनों जगह बराबर होगा, ताकि कोई चीज इधर उधर नहीं होगी।
लोअर मोस्ट में तीनों जगह तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे के बराबर बराबर। ये वैल्यूज तुम एनसीईआरटी के हिसाब से मैच कर लेना अपनी कॉपी में, अभी मैं समझाने के 1200 हो गया। अब जब ये वहां से ऊपर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, यहाँ से तो वाटर निकला, इसमें कंसंट्रेशन बढ़ा, अब तो सॉल्ट भी निकल रहा है, वाटर भी निकल गया, सॉल्ट भी निकल गया, तो कंसंट्रेशन तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर जाते जाते क्या होगा, कंसंट्रेशन घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि सॉल्ट निकालते जा रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन क्यों घटेगा, क्योंकि सॉल्ट निकाल रहे हैं। तो ये 1200 से 1000, 900, 800, 600, 400 और ऊपर होते होते कहाँ बच जाएगा, 300। अब देखो ये सब हम कर क्यों रहे हैं, इतना इतना तो समझ में आ रहा है ये क्यों हो गया। अब यहाँ से देखो, ये 300 वाला आ रहा है 300, 200 होते होते ये आ रहा है। अब मुझे बताओ ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। ये कॉर्टेक्स वाले रीजन है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में तो 300 ही रहता है बाहर का भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो आउटर मेडुला वाले रीजन में क्या है, 600। ऊपर से जो यूरिन आ रहा है वो 300 वाला आ रहा है, 300 वाला यूरिन 600 के कांटेक्ट में आएगा, तो क्या इसके अंदर से पानी बाहर नहीं चले जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा ना हमने, कम कंसंट्रेशन से वाटर हमेशा कहाँ जाता है, ज्यादा कंसंट्रेशन। अंदर है हमारा 300, बाहर है हमारा 600, तो वाटर क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, कंटिन्यू बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि यहाँ 600 है, फिर यहाँ 900 है, नीचे 1200 है, तो वाटर कंटिन्यूअसली बाहर आता जाएगा। देखो एक बार तो यहाँ वाटर बाहर निकला, दूसरी बार यहाँ वाटर बाहर निकला, कितना सारा वाटर हमने वापस ले लिया ना। यहाँ पर हमने देखो यहाँ अलग से सॉल्ट क्यों डाला, क्योंकि एक तो यहाँ पर वाटर बाहर आ रहा था, यहाँ भी तो वाटर बाहर आ रहा है, फिर तो वहां का बैलेंस पूरा गड़बड़ जाएगा, इसीलिए हम सॉल्ट भी अलग से बाहर निकाला है, ताकि दोनों को क्या कर सके, वो मेंटेन कर सके, बैलेंस कर सके। वहां पर तो डिफरेंस होना जरूरी है, अगर वो डिफरेंस ना हो तो फिर कलेक्टिंग डक्ट तो फेंकेगा ही नहीं पानी बाहर। यहाँ पर तो चलो वाटर के लिए परमेएबल है, वाटर तो जाएगा ही, ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाटर है। यहाँ पर सॉल्ट के लिए परमेएबल है, सॉल्ट भी जाएगी, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ये हमने वैसा रखता क्यों लगाई है, ताकि ये सॉल्ट को भी यहाँ इकट्ठा ना होने दे, वाटर को भी यहाँ इकट्ठा ना होने दे। अगर सॉल्ट और वाटर यहाँ इकट्ठा हो गया तो फिर ये वाला बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अगर ये वाला बैलेंस बिगड़ा तो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। हमने ये बैलेंस क्यों करना, ताकि कलेक्टिंग डक्ट से वाटर का हम क्या कर सके, रीअब्जॉर्प्शन कर सके। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेशन चलो, तो हम लोगों ने ये जो कंसंट्रेशन का बैलेंस बना करके रखना है, वो क्यों बना करके रखना है, ताकि कलेक्टिंग डक्ट से कौन बाहर आ सके, वाटर बाहर आ सके। अब हमने ये भी पढ़ा था कि कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया भी बाहर आता है, कलेक्टिंग डक्ट से क्या भी बाहर आता है, यूरिया भी बाहर आता है। अगर यूरिया कंटिन्यू आते रहेगा बाहर तो फिर तो क्या हो जाएगा, यूरिया बाहर क्यों आ रहा है, ताकि यहाँ की ऑस्मोलारिटी बनी रह सके। बाहर तो यूरिया का कंसंट्रेशन कम है, तो यूरिया बाहर आ रहा है ताकि यहाँ की ऑस्मोलारिटी क्या हो सके, बनी रह सके। अगर यूरिया बहुत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यूरिया वापस कहाँ चले जाएगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो हम पढ़ चुके हैं, समझ पा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो यहाँ रहेगा ताकि उसको बैलेंस करके रख सके, वो 900 1200 रहे, बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो असेंडिंग लिम्ब से फिर बाहर चला जाएगा। अब यहाँ देखो वहां आया था 300, वो वापस कौन जा रहा है, 1200 वाले रीजन से ही जा रहा है ना, कितना में वापस जाएगा, 1200 वापस जाएगा। तब तक पानी बाहर आते रहेगा, जब तक का ये बराबर नहीं हो जाता, 1200 नहीं होगा तब तक पानी बाहर आते रहेगा। और फिर एक बार 1200 हो गया तो यूरिन क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। अब आगे आने वाली जो डॉक्टर बेलिनी वगैरह की वॉल है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी चीजों के लिए, ताकि ना कोई अंदर आ सके ना कोई बाहर जा सके। समझ आ रहा है। तो ये पूरी मैकेनिज्म क्यों चल रही है देखो, ताकि यूरिन को हम क्या कर सके, कंसंट्रेट कर सके। यूरिन से हमने सारा वाटर भी ले लिया, जितना जरूरी था उतना सॉल्ट भी ले लिया, दोबारा से सारा वाटर ले लिया। कुछ बहुत वाटर और सॉल्ट तो यहाँ से भी जाता है, रीअब्जॉर्प्शन तो पढ़े हैं ना, कुछ बहुत सॉल्ट और वाटर यहाँ पर से भी रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो ये है हमारी काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो हमें बताती है कि वाटर जो यूरिन है उसका कंसंट्रेशन होने के लिए एक अलग से मैकेनिज्म चल रही है वेसारेक्टा के साथ में, इसके साथ में वेसारेक्टा के साथ में, जो यूरिन को कंसंट्रेट करे। इसको समझना कभी कभी थोड़ा टफ लगता है अगर तुम इनिशियली कॉन्सेप्ट ना समझो, अगर इनिशियली कॉन्सेप्ट समझो तो बहुत इजी है, बस कंसंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए खेल खेलना है, बस समझ में आ रहा है, चलेगा आगे। एक बार आप मैं जो कॉलम दिया है, छोटा कॉलम है बहुत ही, उस कॉलम को एक बार पढ़ो, जहां पर तुम्हारी हेडिंग है, किसका करना पड़ता है, हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यहाँ पर से शुरू करो। अच्छा एक और बात बतानी थी मैंने,
कल हम लोगों ने यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा था। मैंने बोला था यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में बोमन्स कैप्सूल हम नहीं इंक्लूड करते। इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है कि जो हायर बुक्स हैं, जो बुक्स मैंने पढ़ी थी एमएससी में, उनमें बोमन्स कैप्सूल इंक्लूड नहीं करते, लेकिन तुम्हारी बुक्स में इंक्लूड किया है। कलेक्टिंग डक्ट को इंक्लूड नहीं किया। तुम्हारी बुक्स ने कहा कि कलेक्टिंग डक्ट नहीं आएगी, उन्होंने कहा कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब नेफ्रॉन। ठीक है, तुम्हारी बुक में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायरेक्ट मतलब क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या होता है? बोमन्स कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, एनएफ होता है, डीसीटी होता है। तो तुम्हारी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी है, मगर हायर बुक्स में क्या है? कलेक्टिंग डक्ट इंक्लूडेड है, बोमन्स कैप्सूल नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर तुम्हारे लेवल में पूछा जा रहा है तो तुम कलेक्टिंग डक्ट को एक्सक्लूड करोगे। मुझसे पूछेंगे तो मैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में बोमन्स कैप्सूल को एक्सक्लूड करूंगी।